मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ। मैं 32 साल का हूँ और मेरे माता-पिता ने मेरे भाई को उसके सपनों का घर खरीदने के लिए मेरे ही घर पर 1.5 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए मेरे जाली दस्तखत कर दिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे उनकी दी हुई यह मदद ही उनके पतन की चाबी बन गई, मुझे नीचे कमेंट में बताएँ कि आप यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं। मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि यह कहानी कितनी दूर तक पहुँचती है। यह सब एक संडे को शुरू हुआ, जैसा कि ज़्यादातर पारिवारिक मामलों में होता है। शाही पनीर और नान पर जो इतने बेस्वाद जो उन्हें दरवाज़ा रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं अपने माता-पिता के घर हमारे वीकेंड डिनर के लिए गया था। यह हमेशा की तरह एक नाटक था। मेरे पिता गिरीश जी टेबल के मुख्य स्थान पर बैठे राजनीति पर भाषण दे रहे थे। मेरी माँ दीपा मेरे छोटे भाई मोहन के आसपास मंडरा रही थी। उसका गिलास भर रहे थे और उसके मज़ाक पर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हँस रहे थे। मोहन हमेशा की तरह एक राजा की तरह सब कुछ अपने अंदर समेट रहा था, जैसे श्रद्धांजलि स्वीकार कर रहा हो। उसका मंगेतर कहानी भी वही थी, सुंदर दिख रही थी और हमेशा की तरह थोड़ी अलग-थलग, जैसे किसी आम सी जगह पर कोई डिज़ाइनर सूट हो, वैसी दिख रही थी। हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया खबर है, मेरी माँ ने ताली बजाते हुए घोषणा की। उसकी मुस्कान चकाचौंध करने वाली थी। हमने यह कर दिखाया। हमने मोहन और रानी को उनके सपनों का घर दिलाने में मदद की है। मैंने सच्ची बधाई दी, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान जो मैंने सालों से सीखी थी। मैं सचमुच उसके लिए खुश था। मोहन महीनों से इस घर के पीछे पागल था। नोएडा में एक सुंदर सा बंगला, इसमें चारों ओर बरामदा और आंगन में बड़े पेड़ थे। यह एक आदर्श सपना था। मेरे पिता ने अपना गला साफ किया, मुझे उस नज़र से देखते हुए जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। यह बाहरी शर्तों की वाली नज़र थी। ठीक है इंसान, तुमने भी अपनी भूमिका निभाई। हमने डाउन पेमेंट और बाकी लागत को कवर करने के लिए एक छोटा-सा लोन लिया है। यह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि जो अच्छी तरह से स्थापित है, वह परिवार को एक नई शुरुआत करने में मदद करे। उन्होंने यह इतनी लापरवाही से कहा जैसे वह मौसम की घोषणा कर रहे हों। एक छोटा-सा लोन, ज़िम्मेदारी, ये सब हवा में लटक रहे, भारी और जाने-पहचाने। मैंने ज़ोर नहीं दिया, मैंने सवाल नहीं पूछे। मेरे परिवार में आप सीखते हैं कि सवाल पूछने से चीज़ें और खराब होती हैं। आप बस सिर हिलाते हैं, अपना बेस्वाद खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। उस परिचित मंद दर्द को महसूस करते हुए जो परिवार का चलता-फिरता बैंक होने का है, मैंने मूर्खता से मान लिया था कि यह एक बस एक और मामला है, जिसमें उन्होंने उसे पैसे उधार दिए थे, जो उनके पास नहीं थे। पैसे जिसके लिए मुझे अंततः मदद करने के लिए कहा जाएगा। मैं गलत था। यह बहुत बुरा था। सच्चाई 3 दिन बाद सामने आई। यह कोई फ़ोन कॉल नहीं था, यह कोई ईमेल नहीं था, यह मेरी बैंक से आया एक मोटा क्रीम रंग का लिफ़ाफ़ा था, जो सामान्य जंक मेल और बिलों के साथ मिला हुआ था। मैंने लगभग उसे फेंक ही दिया था, लेकिन परिचित लोगों ने मेरी नज़र खींच ली। मैंने अपनी अंगूठे से उसे खोला। एक अस्पष्ट बेचैनी मेरे सीने में दमी भारी धड़कन शुरू कर रही थी। यह कोई विज्ञापन नहीं था, यह कोई मानक विवरण नहीं था, यह एक नोटिस था संपत्ति पर लोन का, वो भी 1.5 करोड़ रुपए की राशि के लिए। डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह क्रेडिट लाइन मेरे घर पर ली गई थी। समझौते की संलग्न प्रति के नीचे मेरे हस्ताक्षर थे, मेरे नाम की एक भद्दी अहंकारी नकल। पत्र मेरे हाथ में काँप रहा था, मेरी साँस मेरे सीने में अटक गई। यह सिर्फ़ पैसे के बारे में नहीं था। उन्होंने मेरे घर को मेरे भाई के सपनों के लिए गिरवी रख दिया था। उस रविवार के डिनर की चुप्पी अचानक एक भयानक मतलब बना रही थी। यह मेरी शांत स्वीकृति नहीं थी,
एक ऐसे आदमी की चुप्पी थी जो अभी तक नहीं जानता था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन को गिरवी रखकर बेच दिया गया था। इससे पहले कि मैं कानूनी दांव पेचों को समझ पाता, इससे पहले कि गुस्सा सचमुच भड़क पाता, अतीत के शायद दौड़ते हुए आ गए। 32 साल का वजन मेरे कंधों पर आ टिका और मैं अंततः समझ गया, यह कोई नया धोखा नहीं था, यह जीवन भर के धोखों का चरम था। मेरे माता पिता की नज़र में मैं एक बेटा नहीं था, मैं एक मशीन था। मेरा भाई मोहन इन्वेस्टमेंट था और मैं उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बना एक फंड था। मेरा मन 18 साल की उम्र में वापस चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला पत्र मेरे हाथ में था। मैं अपने परिवार में पहला था जो कंप्यूटर साइंस जैसे विषय के लिए एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहा था, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा कि मेरे माता पिता भी उतने ही गौरवान्वित होंगे जितना मैं था। इसके बजाय मेरे माता पिता मेरे पिता ने, गिरीश जी ने ट्यूशन की फीस को मुंह बनाकर देखा, जैसे कि यह एक व्यक्तिगत अपमान हो। कंप्यूटर से खेलने के लिए यह बहुत ज़्यादा पैसा है बेटा। मेरे पिता ने गुर्राते हुए कागज को मेरी ओर ढकेल दिया। लेकिन तुम एक होशियार बच्चे हो, तुम इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, मेरे पिता ने कहा। और मैंने निकाल लिया। रास्ता निकालने का मतलब था दो नौकरियां करना, अनगिनत रातें जागना और उन छात्रवृत्तियों के लिए निबंध लिखना जो मुझे शायद ही कभी मिली। मैंने अपने कांपते हाथों से अपनी सबसे अच्छी दोस्त सानिया को फ़ोन किया। वह मेरी फर्म में मेरे साथ ही काम करते थे और मेरे परिवार के नाटकों से वाकिफ थी। मैंने उसे कांपती हाथ से पत्र की एक तस्वीर भेजी। एक पल बाद उसका फ़ोन है नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और गुस्से में, ईशान क्या घटिया मजाक है ना? उन्होंने किया। मैंने घुटते हुए कहा, मेरे घर पर 1.5 करोड़ का लोन। ईशान, यह सिर्फ एक लोन नहीं है, यह जालसाजी और बैंक धोखाधड़ी है। ये गंभीर अपराध। वो एक सेकंड के लिए चुप रहे। वे इसे स्वीकृत कैसे करा सकते थे? बैंक को आय का प्रमाण, तुम्हारे सिग्नेचर का वेरिफिकेशन, सब कुछ चाहिए होता है। और तभी पहली का एक और टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। मेरे पिता, मैंने कहा, वह सिर्फ एक क्लर्क नहीं थे सानिया, वह रिटायर होने से पहले 30 साल तक एक बैंक मैनेजर थे। वह सिस्टम को अंदर अंदर और बाहर से जानते हैं। वह जानते हैं कि कौन से कागजात दिखाने दाखिल करने और कौन से कोनों को काटना है। उन्होंने ठीक ठीक जानते हुए इसे पैक किया है, या प्रारंभिक जांच से गुजर जाए। ओ ईशान, मुझे बहुत अफसोस है। और तभी गुस्सा पिघल गया और उसके जगह पर दुख की एक लहर मुझ पर आ गई। मेरे अपने माता पिता ने मेरे भाई की मदद के लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी को दांव पर लगा दिया। सानिया ने बस सुना। जब मैं समाप्त कर चुका तो उसकी आवाज़ डिडिप थी। तो तुम क्या करने जा रहे हो ईजान? और यह मत कहना कि तुम भुगतान की योजना बना रहे हो। पुराना ईशान ऐसा ही करता। लेकिन वह आदमी जो वह पत्र पकड़े हुआ था अलग था। शांति पहले ही जा चुकी थी। मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ अब धीमी और स्थिर थी। लेकिन मैं इसके लिए भुगतान नहीं करने जा रहा हूँ, एक भी पैसा नहीं। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और एक वकील का नंबर देखा, मिस्टर वर्मा। उनकी वेबसाइट पर लिखा था एग्रेसिव डीड और परिमाण उन्मुख। बिल्कुल सही। मैंने नंबर डाल के हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ किसी भी भावना से रही थी। मुझे मिस्टर वर्मा के साथ तत्काल परामर्श निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह बैंक धोखाधड़ी और पहचान की चोरी का मामला। मैंने एक पल के लिए रुका। अपराधी मेरे माता पिता है। टकराव के लिए मेरे माता पिता की घर से गाड़ी चलाना एक किसी तूफानी की दिन में उन्हें जैसा महसूस हुआ। मैंने बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर चला गया। मेरे सभी लिविंग रूम में इकट्ठे थे और हंस रहे थे। हंसी मेरे चेहरे को देखते ही थम गई। बैठ जाओ माँ,
मेरी आवाज़ सपा दी। मैंने लिफाफा खोला और बैंक नोटिस को काफ़ी टेबल पर खिसका दिया। मुझे यह आज पोस्ट ऑफिस में मिला। मैंने कहा, "यह 1.5 करोड़ का लोन का नोटिस है। यह मेरे घर पर लिया गया और इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।" मेरी माँ ने सदमे का अभिनय किया। "ओह क्या? ओह ईशान, यह बहुत भयानक है। किसी ने तुम्हारी पहचान चुरा ली होगी।" मैंने अपनी नज़र अपनी पिता पर टिका रखी। "हाँ, किसी ने किया है।" मैंने कहा, "कोई है जो मेरा पैन नंबर जानता था, जो उन्हें शायद अलमारी में रखे मेरे पुराने टैक्स फॉर्म से मिला होगा। कोई है जो मेरी बैंक का सटीक नाम जानता था। कोई।" मैंने अपनी आवाज़ को और नीचे गिराते हुए जारी रखा, "जो एक बैंक मैनेजर हुआ करता था और ठीक-ठीक जानता है कि एक जाली डॉक्यूमेंट को कैसे बनाना है ताकि वह शुरुआती वेरिफिकेशन पास कर ले।" मेरे पिता के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने हमला किया। "हमने यह तुम्हारे भाई की मदद करने के लिए किया, या परिवार के लिए कुछ ऐसा जो तुम नहीं समझते। परिवार?" मैंने एक कड़वी हँसी निकाली। "तुम्हें इसे परिवार कहते हो? तुमने एक कानूनी दस्तावेज पर मेरे नाम की नकली सिग्नेचर किए। यह परिवार नहीं है पिताजी। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत जालसाजी है। यह धारा के तहत धोखाधड़ी है।" तभी मेरी माँ का अभिनय टूट गया। "ओह! इतनी नाटकी मत बनो ईशान। यह सिर्फ़ एक लोन नहीं है, तुम्हारे पास वह बड़ी नौकरी है। तुम इसे वहन कर सकते हो ईमानदारी से। वह घर तुम्हारे लिए वैसे भी बहुत बड़ा है। मोहन और रानी को एक उचित पारिवारिक घर चाहिए।" उसके शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। मेरा घर, मेरी सफलता उसकी नज़र में एक बर्बादी थी। यह उसके प्यारे बेटे के लिए एक संसाधन मात्र था। उस पल में मेरे दिल में बची हुई किसी भी तरह की भावना मिट गई। मेरी नज़र मोहन पर पड़ी। वह कालीन को घूर रहा था। "और तुम मोहन?" मैंने पूछा, "तुम इस बारे में जानते थे?" वह हिचकिचाया। "ये बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ी बात नहीं है।" मेरा नियंत्रण आखिरकार टूट गया। मेरी अनुमति के बिना मेरे घर को गिरवी रखना एक बड़ी बात नहीं है। एक लोन आवेदन पर मेरे जाली सिग्नेचर करना एक बड़ी बात नहीं है। तुम वहाँ खड़े थे और तुमने उन्हें ऐसा करने दिया। रानी जो अब तक चुपचाप बैठी थी अचानक खड़ी हुई। उसका चेहरा चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे मुझे इस बारे में नहीं पता। उसने काँपते हुए कहा। उसने मोहन की ओर देखा। फिर मेरे माता-पिता को, "तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे माता-पिता हमें एक उपहार दे रहे हैं। तुम्हें यह नहीं बताया कि यह चोरी का है।" मैंने उनकी बहस को नज़रअंदाज किया। मुझे मेरा जवाब मिल गया था। वे सब शामिल थे। मैंने शांति से पत्र उठाया और उसे वापस लिफाफे में रख दिया। "अब यह होगा," मैंने कहा। "कल सुबह मेरे वकील के साथ 8 बजे मीटिंग है। उसके बाद मैं इस धोखाधड़ी वाले लोन की रिपोर्ट अपने बैंक के कॉर्पोरेट फ्रॉड डिपार्टमेंट को करूँगा। वे पूरी जाँच शुरू करेंगे।" मेरी माँ हाँफ उठी। "तुम ऐसा नहीं करोगे ईशान। तुमने अपने माता-पिता के साथ ऐसा नहीं करोगे। यह फैसला आपने ही कर दिया था।" मैंने कहा, "आप ही थे जिन्होंने मेरे फाइनेंशियल फ्यूचर, मेरे क्रेडिट और मेरे घर के जोखिम में डालने को तैयार थे।" मैंने अपने पिता की ओर मुड़ा। "आपके पास बैंक के अन्वेषक के फ़ोन आने तक का समय यह पता लगाने के लिए कि आप 1.5 करोड़ शुल्क कैसे चुकाएँगे, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं दूँगा।" मैं दरवाजे की ओर चला। पहली बार मैं एक पारिवारिक समस्या से दूर जा रहा था। मेरे माता-पिता की आवाज़ मेरे पीछे काँप रही थी। "तुम पछताओगे ईशान।" मैंने दरवाजे पर रुककर धीरे से कहा, "नहीं पिताजी, आपने बहुत समय पहले मुझसे मुँह मोड़ लिया था। मैं बस अब इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ।" और मैं चला गया। उनकी आदर्श संसार के टूटने की आवाज़ मेरे पीछे गूंज रही थी। अगली सुबह मैं मिस्टर वर्मा से उनके गुरुग्राम के शानदार ऑफिस में मिला। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। "यह एक सिंपल पारिवारिक विवाद नहीं है ईशान," उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। "यह एक बैंक धोखाधड़ी है, एक गंभीर अपराध। आपके पिता की पेशेवर पृष्ठभूमि, स्पष्ट इरादे और पूर्व चिंतन को दर्शाती है कि बैंक इसे पारिवारिक झगड़े के रूप में नहीं देखेगा। वे इसे अपनी संपत्ति पर सीधा हमला देखेंगे और वे उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। वे लगभग निश्चित रूप से एक एफआईआर दर्ज करेंगे।" उन्होंने मुझे समझाया कि पहला कदम बैंक के धोखाधड़ी विभाग को एक आधिकारिक पत्र भेजना है,
साथ ही हम आपके माता-पिता को एक कानूनी नोटिस भेजेंगे जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि भविष्य में सभी संचार मेरे कार्यालय के माध्यम से होने चाहिए। उस दोपहर से ही परिणाम आने शुरू हो गए। मेरी माँ की आँसू भरी और गुस्से वाली वॉइस मेरे पिता की धमकियाँ और रिश्तेदारों के फ़ोन जो मुझे क्रूर बता रहे थे, मैंने सबको डिलीट कर दिया। उस शाम दरवाजे पे एक दो ज़ोरदार दस्तक हुई। यह मोहन था। "तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।" उसने फुफकारते हुए कहा। "नहीं मोहन," मैंने शांति से कहा, "तुम, माँ और पिताजी ने हुआ किया। मैं बस तुम्हारे साथ मलबे में दफन होने से इनकार कर रहा हूँ।" रानी ने मुझे छोड़ दिया, मोहन ने कहा। उसकी आवाज़ टूट गई। उसके पिता मिस्टर सिंघानिया बहुत गुस्से में हैं। वह सम्मान और इज़्ज़त, ईमानदारी को महत्व देते हैं। तुम्हें पता है उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने हमें धोखेबाज कहा। तुम्हें इसे ठीक करना होगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वकील को फ़ोन करो, उन्हें बताओ कि यह सब कुछ एक बड़ी गलतफ़हमी थी। मैंने उसे देखा। मेरे माता-पिता ने उसे सिर्फ़ एक बिगाड़ा नहीं था, उन्होंने उसे अपंग बना दिया था। अब बहुत देर हो चुकी है मोहन, ये अब मेरे हाथ में नहीं है। उस रात मेरी माँ का एक और वॉइसमेल आया, उसकी आवाज़ में ज़हर था। मैं अब समझी, तुम हमेशा अपने भाई से जलते थे। तुम उसे खुश देखने के बजाय हम सबको बर्बाद देखना पसंद करोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश हो ईशान, क्योंकि उस इस क्षण से तुम अब हमारे बेटे नहीं हो। अजीब तरह से इससे मुझे दुःख नहीं हुआ और इसने मुझे मुक्त कर दिया। तभी मेरा फ़ोन फिर बजा। एक अनजान नंबर, यह रानी का था। ईशान, मुझे बहुत अफ़सोस है, मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। वह स्रोत से सीधे कहानी सुने बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते। कब और कहाँ, मैंने पूछा। यह मुश्किल है ईशा ईशा है, रानी ने कहा। मेरे परिवार को इस शनिवार को आपके दादा-दादी की 50वीं सालगिरह की पार्टी में शामिल होना है। मेरे पिता वहीं मिलना चाहते हैं, एक सार्वजनिक न्यायाधिकरण। मैं वहाँ रहूँगा, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। दिल्ली गोल्फ क्लब में पार्टी का माहौल ठंडा था। मेरे माता-पिता ने मुझे देखते ही अपनी पीठ फिर ली। संदेश स्पष्ट था, मैं बहिष्कृत था। रिया मेरे पास आई। मैंने सुना है कि परिवार में तूफान आया है, उसने धीरे से कहा। तुम्हें पता है, हम में से कुछ लोग 20 सालों से मोहन के प्रति इस खुले पक्षपात को देख रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक छोटा-सा आराम, लेकिन उस शत्रुतापूर्ण कमरे में यह एक जीवन रेखा की तरह महसूस हुआ। फिर वे आए, सिंघानिया परिवार। मिस्टर सिंघानिया, जैसा कि मैंने बिज़नेस पत्रिकाओं में देखा था, एक शांत, दृढ़ अधिकार का आभामंडल बिखेर रहे थे। मेरे माता-पिता तुरंत उन पर झपट पड़े, चापलूसी के मुखौटे पहने हुए। मिस्टर सिंघानिया ने बस एक औपचारिक सिर हिलाया। उनकी आँखें मुझे ही ढूँढ रही थी। खेल शुरू हो गया था। टकराव जल्दी ही हो गया। मेरी माँ 2 गिलास शैंपेन के नशे में मेरे और मिस्टर सिंघानिया के पास आ गई। मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने नाटकीय ढंग से घोषणा की, मुझे बहुत अफ़सोस है कि आपको यह सब देखना पड़ रहा है। मेरा बेटा एक बहुत ही परेशान, दृढ़ लड़का है, ढीठ लड़का है। वह एक साधारण लोन पर अपने ही पिता को जेल भेजने की धमकी दे रहा है। एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने कुछ अप्रत्याशित किया। उन्होंने मेरी माँ को नज़रअंदाज किया और अपनी ठंडी विश्लेषणात्मक नज़र में सीधे मेरे पिता पर डाली। धीरे जी, उन्होंने कहा, आप 32 साल तक एक बैंक मैनेजर थे, है ना? मेरे पिता संतुलन खो बैठे। हाँ, हाँ। तो आप सभी लोगों में से एक सुरक्षित ऋण दस्तावेज पर हस्ताक्षर, जालसाजी के संबंध में सटीक भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों से पूरी तरह से परिचित होंगे, है ना? मेरे पिता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो हवा के लिए हाँफते हुए एक मछली की तरह लग रहे थे। मिस्टर सिंघानिया ने जारी रखा, आप जानते होंगे, उदाहरण के लिए, ये आईपीसी की धारा के तहत धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी करने और एक जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने पर कैद और जुर्माना हो सकता है। आप यह भी जानते होंगे कि किसी भी बैंक का धोखाधड़ी विभाग कानूनी रूप से ऐसे अपराध की रिपोर्ट पुलिस या आर्थिक अपराध शाखा को करने के लिए बाध्य है। यह एक साधारण गलतफहमी से कुछ ज़्यादा है। क्या आप सहमत नहीं है गिरीश जी? मेरी माँ का मुँह खुला और आ गया। उसके चेहरे पर डर था। फिर मिस्टर सिंघानिया ने अंतिम विनाशकारी वार किया। उन्होंने मेरे माता-पिता से अपनी पीठ फेर ली। उन्होंने मेरी ओर मुँह किया। उन्होंने अपनी जैकेट की भीतरी जेब से एक शानदार बिज़नेस कार्ड निकाला। ईशान, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में असम्मान था। अब तुम इस पारिवारिक मामले से निपट जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फ़ोन करो। मैं एक नया लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी वेंचर शुरू कर रहा हूँ।
मुझे पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी वाले एक आदमी की ज़रूरत है। उन्होंने कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। जो आदमी सही के लिए खड़ा होता है, खासकर जब यह इतना मुश्किल हो, वो इन्वेस्टमेंट के लायक होता है। और फिर वे चले गए, अपने पीछे सामाजिक और भावनात्मक तबाही का एक निशान छोड़ गए। मेरे माता पिता सदमे, अपमान और डर में जमे हुए थे। उनकी पूरी दुनिया जो दिखावे और झूठ की एक नाजुक नींव पर बनी थी, कुछ शांत सवालों और एक कागज के टुकड़े से ध्वस्त हो गई थी। पार्टी के बाद का परिणाम तेज और बेरहम था। मिस्टर वर्मा ने सोमवार सुबह फोन किया। बैंक की धोखाधड़ी विभाग ने आधिकारिक रूप से एक केस फाइल खोल दी है, उन्होंने कहा। उन्होंने क्रेडिट लाइन को फ्रीज कर दिया है। वे कानूनी रूप से अपने निष्कर्षों को उपयुक्त संघीय अधिकारियों को अग्रेसित करने के लिए बाध्य है। उनके पास क्या विकल्प है, मैंने पूछा। वास्तव में उनके पास एक ही रास्ता है, मिस्टर वर्मा ने समझाया। अगर वे औपचारिक आरोप दायर होने से पहले बैंक को पूरी राशि चुका सकते हैं, तो बैंक अभियोजक को यह बताने के लिए इच्छुक हो सकता है कि वे मामले को वित्तीय रूप से बंद मानते हैं या जेल की सजा से बचने का उनका एकमात्र मौका है। उसी दोपहर मुझे एक अनजान वकील का फोन आया। वह मेरी माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह बस मेरी शर्तें जानना चाहता था। मेरी शर्तें मेरे माता पिता के साथ नहीं है। मैंने उसे बताया, उनकी लड़ाई बैंक और कानून के साथ है। हालांकि वे बैंक को पूरे 1.5 करोड़ रुपए चुकाने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं, तो मैं अन्वेषक को सूचित करूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाना चाहता। मैंने अपनी अंतिम शर्त रखी और वे मेरे वकील द्वारा तैयार किए गए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें वे मेरी सभी कानूनी फीस को कवर करने और मुझसे मेरे वित्त या मेरी संपत्ति से किसी भी और सभी संपर्क से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित होने के लिए सहमत होंगे। 1 घंटे के भीतर उनके वकील ने वापस फ़ोन किया। वे सौदे के लिए तैयार हो गए थे। अंतिम बैठक 1 हफ्ते बाद मिस्टर वर्मा के ऑफिस में हुई। मेरे माता-पिता टूटे हुए लग रहे थे। उन्होंने अपने घर पर एक दूसरा लोन लिया था और अपनी रिटायरमेंट की बचत को समाप्त कर दिया था। मेरे पिता के हाथ काँप रहे थे जब उन्होंने डॉक्यूमेंटों पर हस्ताक्षर किए। मेरी माँ ने मेरी आँखों में देखा और मैंने कुछ भी उम्मीद की। एक अंतिम विनती, एक अभिशाप, पश्चाताप की एक झलक। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, बस एक ठंडा खालीपन। वह एक पूर्ण अजनबी की नज़र थी। ये बिना एक शब्द कहे चले गए। मैं वहाँ बहुत देर तक बैठा रहा। जीत का कोई एहसास नहीं था, बस एक गहरा, शांत, गूंजता हुआ खालीपन था। यह एक आवश्यक अंग विच्छेदन से बचने की गंभीर, शांत शांति थी। आखिरकार मैं खड़ा हुआ, मिस्टर वर्मा को धन्यवाद दिया और ऑफिस की इमारत से बाहर धूप में चला गया। और मेरे पूरे वयस्क जीवन में पहली बार मैंने वास्तव में पूरी तरह से हल्का महसूस किया। अगले 6 महीने एक नए तरीके से जीना सीखने का अभ्यास था। मैंने थॉमस सिंघानिया को फ़ोन किया। ईशान, मैं सोच रहा था कि तुम कब फ़ोन करोगे, उन्होंने कहा। हमने दोपहर के भोजन पर मुलाकात की। मैं तुम्हें नौकरी की पेशकश नहीं कर रहा हूँ, ईशान, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें एक पार्टनरशिप की पेशकश कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ। मुझे पूरी डिजिटल प्रणाली बनाने के लिए एक सीटीओ की ज़रूरत है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। एक धूमी इसका मुस्कान मेरे चेहरे फैल गई। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा। अगला साल एक बवंडर जैसा था। मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। सानिया भी मेरे साथ आ गई। हमने मिलकर एक कंपनी बनाई, लॉज़कोर। यह सिर्फ जीवित नहीं रही, यह फल फूल रही थी। थॉमस एक पिता की तरह बन गए, जो मेरे पास कभी नहीं थे। एक दोपहर, लगभग 1 साल बाद, मेरी माँ का फ़ोन आया। वो अपनी परेशानियों की एक सूची सुना रही थी। यह माफ़ी नहीं थी, यह उसके दुख की एक बैलेंस शीट थी। और वह मुझे बिल भेजने को कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने कहा, और सब भी एक झूठ की तरह लगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। तुमने चुनाव किए, मैंने बस अपना चुनाव किया। मुझे अब जाना है।
मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे गुस्सा या दुःख महसूस नहीं हुआ। मुझे बस एक गहरा समापन महसूस हुआ। मैंने अपनी हलचल भरे ऑफ़िस के चारों ओर देखा। यह मेरा नया परिवार था। एक जो खून और विषाक्त दायित्व से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, साझा विश्वास और भविष्य के लिए एक सामूहिक दृष्टि से गढ़ा हुआ गया था। एक और साल बीत गया। एक दिन मेरे मेल बॉक्स में एक निमंत्रण आया। यह मोहन और रानी की तरफ से था। इस बार सच में शादी कर रहे थे। अंदर मोहन का एक हाथ से लिखा हुआ नोट था। ईशान, उसने लिखा हुआ, मुझे पता है कि मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कमज़ोर था और मैं एक कायर था। मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम आओगे तो यह मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। मैंने जाने का फैसला किया। शादी एक सुंदर देहाती वाइनयार्ड में हुई थी। मैंने अपनी असली परिवार के साथ एक मेज पर बैठा, सानिया, थॉमस और उनकी पत्नी। फिर मैदान के उस पार मैंने उन्हें देखा। मेरे माता-पिता मेरे पीछे एक छोटी-सी मेज पर बैठे थे। बूढ़े, छोटे और अलग-थलग दिख रहे थे। बाद में मैं उनसे आमने-सामने मिला। ईशान, मेरे पिता ने कहा। उनकी आवाज़ में अब वह पुरानी गूंज नहीं थी। नमस्ते पिताजी, माँ। मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ शांत थी। मेरी माँ ने कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गई। उसने मुझे देखा, एक सफल आत्मविश्वासी अजनबी को जो अब मुझसे कुछ नहीं चाहता था। तुम ठीक लग रहे हो, उसने अंत में कहा। मैं हूँ, मैंने कहा। मैं आप दोनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर मैंने वह किया जो मैं पहले कभी नहीं कर सका था। मैं उनके नाटक से पीठ फेर कर चला गया, गुस्से से नहीं, बिल्कुल शांति थी। मैं मोहन के पास गया। उसकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता का एक जटिल मिश्रण था। तुम आए, उसने फुसफुसाया। तुमने मुझे बुलाया था मोहन, मैंने कहा। और मैंने उसके कंधे पर थपथपाया। बधाई हो तुम दोनों। मैं वास्तव में तुम दोनों को जीवन भर की खुशी की शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने बाकी समय अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बिताई। जब मैंने वाइनयार्ड में रोशनी की जगमगाहट को देखा तो मैंने अपने माता पिता को उनकी अकेली मेज से मुझे देखते हुए देखा। पहली बार उन्हें देखकर मुझे एक दूर शांत शांति के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एक किताब में एक अध्याय थी जिसे मैं पहले ही पढ़ चुका था। मेरी कहानी अभी शुरू हो रही थी और अब से कलम सिर्फ मेरे हाथ में थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसे लगी? आप इस कहानी को पसंद करेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को हाइप भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस कहानी से जो आपने सीखा उसको कमेंट में लिखिए। और मुझसे कोई भूल या गलती हुई हो या फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करिए। और ज़रूर हाइप बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अगली कहानी में मिलते हैं। ठीक है।